ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी एक छोटा सा टॉपिक है, सॉल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, सॉल्यूशन जो है ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो है ये भी एक तरह का मिक्सचर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। मिक्सचर में जब कंपोनेंट होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो, होमोजेनाइज्ड का मतलब है कम इन द वन फेस, डिस्टिंक्शन नहीं रहती है कंपोनेंट्स में, अलग अलग नहीं दिखते हैं आपको। ठीक है, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मिक्सचर तो हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, सॉलिड सॉलिड को मिला के हो सकता है, सॉलिड लिक्विड को, लिक्विड 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 गैस। तो अगर ये ऐसे सारे मिक्सचर अगर होमोजेनाइज्ड हो जाएं उनको सभी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉर्मली हमें सॉल्यूशन में क्या याद रहता है कि मतलब दिमाग में आता है कि लिक्विड लिक्विड ही कोई चीज़ डिजॉल्व होगी तो वही सॉल्यूशन बनाएगी, मगर ऐसा नहीं है। सॉलिड सॉलिड भी सॉल्यूशन बना सकता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे दोनों कंपोनेंट आर सॉलिड सॉलिड रहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल है। जैसे आपका एग्जांपल है अलाइज। देखो, अलाइज में हम अलाइज मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल्स, मेटल नॉन मेटल्स। ठीक है, अलाय में दो मेटल्स को अगर मिला दिया जाए आप उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हो। ठीक है, कौन सा मेटल कहाँ पे है। जैसे आपकी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी में कॉपर को मिलाया जाता है ना, गोल्ड में ए यू में सी यू, कॉपर कॉपर मिलाया जाता है, उसमें आपको डिस्टिंक्शन बता देते। दिस इज सॉलिड सोल्यूशन। वैसे ही सॉलिड मिक्सचर, मिक्सचर होमोजेनाइज्ड हो गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, वैसे ही ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज में क्या मिलाया जाता है, कॉपर और टिन। टिन का क्या होता है, एस एन। ठीक है, और ब्रास हो गया, तांबा। तांबा होता है ना ब्रास, ब्रास में क्या मिलाया जाता है, कॉपर और जिंक। आपको नहीं देखा जाता, ये घर पे दिखते हैं ब्रास तांबा, उसमें अब ना कॉपर अलग से दिखा ना जिंक एक जैसा दिखेगा, यूनिफॉर्मिटी से। स्टील होगी हमारी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। वैसे ही ये सॉलिड सॉलिड की एग्जांपल होगी। अब आपको सॉलिड लिक्विड की भी हो सकती है। ठीक है, वो भी होमोजेनाइज्ड हो सकते हैं, या लिक्विड इन सॉलिड। देखो, अमलगम का नाम सुना होगा आपने, अमलगम। जब कोई सॉलिड चीज लिक्विड में डिजॉल्व होती है, मगर अमलगम में क्या आएगा, जैसे कोई मेटल का सॉल्यूशन बनता है मरकरी में, कोई मेटल का सॉल्यूशन मरकरी में जो बनता है, मरकरी आपकी लिक्विड स्टेट में होती है ना, तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। जैसे सोडियम मेटल को, जब सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको यूजली हम एच मरकरी में फिक्स करके रखते हैं, मरकरी में डिजॉल्व करके रख देते हैं ना। तो ये भी एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल होगी। ठीक है, अब देखो, ये होगी कुछ। अब ऐसे लिक्विड लिक्विड की भी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व करके लिक्विड फेस आ जाए ओवरऑल मिक्सचर की, जैसे NaCl पानी में मिला दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफरेंट सोल्यूशन। वैसे गैसी स्टेट्स में भी, गैस गैस में जैसे एयर होगी आपकी, तो एयर में डिफरेंट गैसेस मिली हुई हैं, तो उसमें भी आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हो, तो एयर इज आल्सो ए सोल्यूशन। ठीक है, वैसे जब एयर में ह्यूमिडिटी आ जाती है, लिक्विड इन गैस है ना, लिक्विड चीज गैस में डिजॉल्व हुई है, ह्यूमिडिटी, वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते आपको, ह्यूमिडिटी होगी। तो इस तरह से ये सारे के सारे सोल्यूशन कहलाएंगे। ये थोड़ा सा आइडिया हो गया आपका, ब्रॉड बेस्ड हो गया सोल्यूशन। ठीक है आपका, तो सोल्यूशन इज ए मिक्सचर बट होमोजेनाइज्ड, सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखो, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। रिप्रेजेंट मतलब उनकी क्वांटिटी बताने के लिए, उनकी मेजरमेंट्स बताने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिससे उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें कौन सा कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो टर्म्स आपने पढ़नी है और उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे।
ठीक है, तो उनको देखते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, सोल्यूशन के कंपोनेंट को, उनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो कुछ टर्म्स है हमारे पास, उन्हीं को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है किस कंपोनेंट का। ठीक है, वो देखते हैं अभी। तो इसको हम साफ ही कर लेते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ होमोजेनाइज्ड मिक्सचर। होमोजेनाइज्ड है ना, पीछे डेफिनेशन भी है इसकी होमोजेनाइज्ड की, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में हीटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हीटेरोजीनियस। ठीक है, तो ये वही चीज है। तो अब कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले आती है मास परसेंटेज। फर्स्ट टर्म आ गई आपकी मास परसेंटेज। देखो ये मास परसेंटेज इज जस्ट लाइक योर मार्क्स परसेंटेज। जैसे आपके नंबर आते हैं तो उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज करो आपका पेपर, ओवरऑल पेपर आपके हुए हैं 500 मार्क्स के। ठीक है, तो 500 मार्क्स में आपके सपोज करो अगर आते हैं 400 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल स्कोर है 400 आउट ऑफ 500। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, है ना। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना बन जाता है 80%। अब इसका मतलब क्या होता है 80% का, 80 इन 100, 80 पर 100। अगर आपका 100 नंबर का पेपर होगा तो आपके उसमें से 80 नंबर आएंगे, ये आपकी कैपेबिलिटी। तो 80% पर 100, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी से सेंट लिया गया। ठीक है, तो 80 आउट ऑफ 100। तो जब मैं ये डिफाइन कर दिया मैंने, तो आपके नंबर 80% है, तो ये डिफाइन कर दिया। अब मैं आपका आपका पेपर 1000 नंबर का लूंगा तो उसमें भी आपका नंबर कितनी कैपेबिलिटी है वो पता चल जाएगा। अगर 1000 नंबर का पेपर होगा तो आपके उसमें 800 नंबर आएंगे, मतलब उसी प्रोपोर्शन में, रेशो में आ जाते हैं नंबर। ठीक है, तो ये होती है परसेंटेज। तो वैसे ही आपको मास परसेंटेज डिफाइन करनी है। तो जब मास परसेंटेज आप निकालोगे किसी की, सपोज करो, अच्छा सोल्यूशन आपको जो मिक्सचर है ये बाइनरी रखने हैं। बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट मिलाने हैं आपको उसमें। ठीक है, आपके सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन होंगे, ए और बी कंपोनेंट मिला लेते हैं हम। ठीक है, ए का मास सपोज करो आपने किया हुआ है WA और इसका WB। अब मैं पूछता हूं कि ए की मास परसेंटेज कितनी होगी। मींस ओवरऑल मिक्सचर किसका बना हुआ, ए और बी का। ओवरऑल मास कितना हो गया आपके पास, WA प्लस WB। ठीक है, ओवरऑल मास मतलब टोटल मास, और उसमें से ए का कितना मास है वो हो जाएगी मास परसेंटेज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा मगर। ठीक है, जैसे वो सिमिलर उसी की तरह से। ठीक है, तो वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाई 100। वैसे ही बी का भी निकालना होगा, तो वेट ऑफ बी अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको कि पर 100 में, पर 100 वेट ऑफ द सोल्यूशन, उसमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास कितना है। जैसे सपोज करो इसी में अगर हमें बोलते हैं कि ए का परसेंटेज है 80%, उसी से कर लेते हैं कंपेयर। 80% ए है और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम टोटल सोल्यूशन का मास, सोल्यूशन का मास कितना है 1000 ग्राम, और ये ए कितना है उसमें 80% है। तो अब बताओ ए का वेट कितना होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ना सिंपली, वही चीज आ गई। अगर 1000 में होगा तो आपका 800 आ जाएगा ये। ठीक है, वैसे यार 100 का होगा तो 80 आएगा, और 10 ग्राम सोल्यूशन होगा तो उसमें कितना पार्ट होगा उसका 8 ग्राम पार्ट होगा। तो ये परसेंटेज का मतलब होता है। ठीक है, तो इसको सिंपली करते कैसे हैं। ठीक है, इसको करते हैं 80 अपॉन 100, मतलब रेशो आपकी ये है 100 में से 80, और एक्चुअल कितना है मल्टीप्लाई बाई 1000। ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी ए की। ठीक है, ये रेशो आ गई परसेंटेज की, मतलब 100 में से 80 मल्टीप्लाई, आप जितने में से उसको कैलकुलेट करना वो कर लोगे। ठीक है, तो ये सिंपल होगी मास परसेंटेज। इसी की तरह से है वॉल्यूम परसेंटेज भी। चलो उसको देख लेते हैं। मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट की आप इन परसेंटेज में बता सकते हो कितना मास है उसका। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म एक होगी। दूसरी है इसके साथ में सिमिलर है वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम परसेंटेज कुछ नहीं, फर्क है इसमें सिर्फ सिर्फ इसमें इसमें आपका मास था, इसमें आपको वॉल्यूम लेना है। दो कंपोनेंट होंगे ए और बी,
अगर ए का वॉल्यूम है वी ए, बी का वॉल्यूम है वी बी, टोटल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, सम ऑफ दिस टू, ठीक है, वी ए प्लस वी बी, और किसी भी कंपोनेंट का जो आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वी ए मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। और वैसे ही इसके परसेंटेज दिए होगी, 29% दी है, 30 दी है, और सपोज करिए 30% दी है। 30% का मतलब क्या हो गया, अगर वो 100 लीटर होगा सोल्यूशन का वॉल्यूम तो इसका 30 लीटर होगा, अगर सोल्यूशन 10 लीटर होगा तो ये 3 लीटर होगा, बात समझे। तो ये सिंपल सी, इसको इस तरह से कंसंट्रेशन टर्म्स को दो जो है परसेंटेज में दी होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही मिलती जुलती है पार्ट्स पर मिलियन की, वो भी देख लेते हैं हम। वॉल्यूम परसेंटेज देखो, ppm जिसको बोलते हैं हम, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, मगर कुछ नहीं है, अगर आपको परसेंटेज का पता है ना तो पार्ट्स पर मिलियन क्या बिलियन भी पूछेंगे, ट्रिलियन पूछेंगे, तब भी आप कर लोगे। देखो इधर क्या था, परसेंट, मतलब पर 100 में कितना, अब आपको पर मिलियन कर दिया उन्होंने, तो सेंट की जगह पे आपने मिलियन लगाना है उधर सिर्फ, सेंचुरी मतलब 100 की जगह पे क्या लगाना, मिलियन। तो वो क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं साथ में, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब पार्ट्स ये वॉल्यूम में भी हो सकता है, वेट में भी हो सकता है ना। पार्ट्स पर मिलियन इधर स्पेसिफाई नहीं किया, वॉल्यूम पर मिलियन भी हो सकता है, नंबर पर मिलियन में भी हो सकता है, मास पर मिलियन में भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर दो कंपोनेंट है किसी भी टर्म में, तो पार्ट्स ऑफ ए, पार्ट्स ऑफ, देखो इधर डिफाइन नहीं किया स्पेसिफिकली, वॉल्यूम में है पार्ट्स या मास में है या किसी चीज में भी, ठीक है। तो वो आपको अकॉर्डिंगली पता लगा लेना है कि वो दिया किस में है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ए अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये देखो, और टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। अरे ये वॉल्यूम में होता, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और इसको पर मिलियन में आ गया, पर सेंट में था ना, अब ये मिलियन में आ गया। मिलियन कितना होता है, 1 के आगे 60, है ना, तो 10⁻⁶ ये आता है पार्ट्स पर मिलियन। और बिलियन होता तो 9 कर लेना था, ट्रिलियन होता तो 12 कर लेना, है ना। देखो ये 3 से बढ़ते हैं आगे, 1000, मिलियन, 3 जीरो ऐड और कर लो, मिलियन, बिलियन, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, ठीक है। और ट्रिलियन में इस तरह से, ठीक है। तो ये है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पर मिलियन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा यहाँ पे कई बार पर 1000 भी बोल देते हैं, देखो अगर आपको इसी चीज को अच्छी तरह से समझ लो ना, परसेंटेज तो निकालते हैं आप मार्क्स की पर 100 में, पर पता नहीं है ये है क्या चीज, बस कुछ नहीं, अगर ये ऐसे आपको पता है इसको, तो पर 1000 कई बार पूछ लेते हैं, तो पर 1000 में कितना उसका पोर्शन, ठीक है। तो ये चीज है आपको, तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं मेन, सिमिलर सिमिलर, ठीक है। तो इनको देख लेना। उसके बाद है, अब देखो इनको मैं सॉल्व कर देता हूं, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल ये वैल्यूज आपको केमिस्ट्री में बहुत जगह पे यूज होंगी, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ये आपको अच्छी तरह से होंगी, ये आपको आगे 12th तक पहुंचते तक ये काम आएंगी आपको, तो इनको अच्छी तरह से, ठीक है, दिमाग में बिठाना और लॉजिकली दिमाग में बिठाना, इनको क्रैम नहीं करना, इनको कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। उसके बाद है आपको, देखो मोल फ्रैक्शन, फोर्थ आ गई मोल फ्रैक्शन, सही खत्म हो गई है, मोल फ्रैक्शन है अब, ठीक है। देखो ये भी, इसमें भी आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 3 फ्रेंड हो, ए बी सी, ठीक है। आप किसी चीज के लिए कंट्रीब्यूशन करते हो, ए सपोज करो 20 रुपीज देता है, ये 30 रुपीज देता है, परसेंटेज नहीं रुपीज देता है, ये रुपीज, ठीक है, ये 50 रुपीज देता है, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं ना, स्टूडेंट है ना,
किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 30, कोई अमीर होगा तो उसको तो 50 हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास हो गए 100 रुपीज़, टोटल कितने हो गए 100 रुपीज़। ठीक है, अब अब मुझे बताओ, अगर मैं इस 100 रुपीज़ में सभी की फ्रैक्शन पूछूं, इसमें किसका कितना हिस्सा है, तो आप बता सकते हो। ए का कितना फ्रैक्शन है 100 में से 20, बी का कितना है 100 में से 30, और उसका कितना है 100 में से 50। जस्ट रेशो आ गई ये, टोटल में से उस पर्टिकुलर की रेशो कितनी। दिस इज योर रुपीज फ्रैक्शन, दिस इज योर रुपीज फ्रैक्शन, जो आपने कंट्रीब्यूशन की इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, ये रुपीज फ्रैक्शन आ गई। बस इधर आ जाओ, ये आपको समझ लग गई। मोल फ्रैक्शन, मोल निकालना आपने सीख ली, किसी भी कंपोनेंट के मोल निकाल सकते हो। सपोज करो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी, आप ए के भी मोल बता सकते हो, बी के भी बता सकते हो। ठीक है, सपोज करो मोल, अच्छा मोल को साइन होता है, मोल का सिंबल एन, स्मॉल एम लिखते हैं हम। मोल्स ए के एन ए और बी के हमारे पास मोल हैं एन बी, इनका हमने मिक्सचर बनाया है। मतलब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ए के मोल्स एन ए, बी के मोल एन बी। अब आपने बतानी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या हो गया टोटल मोल्स में इसका कितना फ्रैक्शन, वही उधर मैंने 3 कंपोनेंट लिए थे, इधर आपने सिर्फ 2 ही लेने हैं, बाइनरी है ना, ये 3 भी ले सकते हो वैसे तो, मगर अगर सोल्यूशन बाइनरी ही करना है, सिलेबस में 12th में भी बाइनरी सोल्यूशन ही है। ठीक है, तो ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 ही चीजें मिलाते हैं। ठीक है, तो ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अच्छा मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, साई बोलते हैं इसको, पर आप एक्स बोलो सीधा। ठीक है, एक्स से। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब टोटल फ्रैक्शन में से मोल्स ऑफ ए, टोटल मोल्स, मोल में ए के कितने मोल्स हैं, वही सिंपल चीज। तो वो टोटल मोल्स कितने हैं हमारे पास, एन ए प्लस एन बी। सोल्यूशन में टोटल मोल्स इतने, वैसे आपके टोटल पैसे कितने हुए सबके मिला के 100, वैसे ही सोल्यूशन में मोल्स हो गए एन ए प्लस एन बी, और ए के मोल्स कितने हैं एन ए। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ मोल, दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। कई बार यहाँ पे मास फ्रैक्शन भी लिख देते हैं, कुछ नहीं करना उधर, उधर परसेंटेज नहीं है, सेम ये है ना। अगर इसको मैं, अच्छा मोल परसेंटेज भी कर सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा तो ये 100 आ जाए, वो आ जाएगा, परसेंटेज आ गई है ना। मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100, वही किया था ना, मास ऑफ ए अपॉन मास। ठीक है, मगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखना है, पर 100 में नहीं बोला, जस्ट रेशो कर दिए, फ्रैक्शन कर दिए। ठीक है, ए अपॉन एन ए बी। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, ओ सॉरी एन बी, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ओके, मोल फ्रैक्शन ये होगी। और इनकी खासियत क्या होगी मोल फ्रैक्शंस की, फ्रैक्शंस की खासियत ये होती है, इनको सबको सम करोगे तो 1 आ जाता है। देखो फ्रैक्शन सभी कंपोनेंट्स की, ए के बी की सी की फ्रैक्शन को प्लस कर दोगे 1 आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 50 30 80 प्लस 20 100, 100 अपॉन 100, है ना, ये 1 हो जाएगा ना। वैसे ही दिस मोल फ्रैक्शन भी 1 के बराबर हो जाएगी। देखो ये बेसिस दोनों के सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी, है ना, एन ए प्लस एन बी, और ये ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी। देखो ऊपर दोनों सिमिलर हो गए तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का सम कंपोनेंट्स के सारी मिक्सचर के सारे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर हो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स ए एक्स बी इजिकल टू 1 के बराबर, ये हमारा काम आता है। कई बार कंपोनेंट्स में, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे या सॉल्यूशन के कंपोनेंट होंगे, उसकी एक ही मोल फ्रैक्शन दी होती है, दूसरे की आप निकाल सकते हो। दूसरे की कैसे निकालेंगे, सपोज करो इसमें एक्स ए की दी हुई है, एक्स बी की ऐसे निकाल, एक्स ए को उधर ले जाओगे 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, ये निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए काम आता है। तो फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। अच्छा मोल की जगह पे आपको मास फ्रैक्शन होगी तो कुछ नहीं करना, मास लगाने, मोल नहीं लगाना। तो लगी समझ, जैसे रुपीज की फ्रैक्शन कर सकते हो अगर आप, तो आप सबकी फ्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी मोल फ्रैक्शन। अब इसके बाद है
दो इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी, मोलैरिटी, और एक है नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उनको देखेंगे। मोलैरिटी, फिफ्थ मोलैरिटी, माँ इंक खत्म हो रही है, भर दे अब, जरूरी है कि कट लगाना बहुत बड़ा। मोलैरिटी को देखेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसके साथ में सिक्स्थ और है मोलैलिटी, MOLALITY। अच्छा, इनमें कंफ्यूजन भी हो जाती है, मोलैरिटी आर है इधर, इधर एल है, ठीक है। इसी से डिस्टिंक्ट भी कर सकते हैं हम इसको, कई बार भूल जाए इनको, ठीक है। ये है, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से, ठीक है। मोलैरिटी और मोलैलिटी बहुत इजी है ये। मोलैरिटी डिफाइन करते हैं हम, देखो अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है सोल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। यूजली इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कर लो, या कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, और आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी कर सकते हो डिफाइन, उसमें थोड़ा इजी रहेगा आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी। और सॉल्यूट सॉल्वेंट का हिस्सा नहीं है तो सिंपल कर दो फिर, ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट, ठीक है। तो हम ले लेते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट को, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी किसके बराबर होगी, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मींस हर एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएंगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जब इनको करेंगे तो यह आपको सीधी मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन इन लीटर, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सिंपल। ये चीज आपको याद रखनी है सिर्फ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज करो जैसे आपको सीधी इसकी रेशो कर दोगे, तो जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो पर लीटर में आ जाएगी। देखो कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास थे 10 मोल्स सॉल्यूट के, ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूशन है 10 मोल्स हमने डिसॉल्व किए हैं 50 लीटर में, जस्ट हाइपोथेटिकली, तो 10 मोल्स अपन 50 लीटर। देखो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 1/5, 5 को 5 हिस्सों में डिवाइड करो, कितना बन जाएगा 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, निकल गई मोलैरिटी। मीन्स इसकी मोलैरिटी क्या आ गई 0.2 मोल्स पर लीटर। तो मोलैरिटी, मोलर भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, मोलर। तो 0.2 मोलर सोल्यूशन, मोलर आर आर लगाना मोलैरिटी के लिए। ये लीटर और आर, इसके लिए आपने कोरिलेट कर सकते हो, लीटर वाली जो है वो टर्म आर वाली है। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कि मोलैलिटी वाली में था, जब हम मोलैलिटी को डिफाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा लीटर और आर में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसको हम डिफाइन सीधा कर लेंगे 0.2 मोलर सोल्यूशन। कई बार ऐसे लिखा होता है 0.2 m मीन्स 0.2 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, सिंपल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, सब समझ लगी। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मगर देखो इधर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम थोड़ा सा वो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं देते हैं, आपको मास ऑफ द सॉल्यूट दे देते हैं। वो क्या दे देते हैं, सॉल्यूट का आपको क्या दे देते हैं, मास दे देते हैं। सपोज करो M1 रख लेते हैं मास, सॉल्यूट का मास क्या दे देते हैं, MA रख लेते हैं, ये M1 रख लो, ठीक है। मास दे दिया, ग्राम में दे दिया, ठीक है। और वॉल्यूम सोल्यूशन का किस में दे दिया, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया ml में, VML दे दिया, ठीक है।
मगर आपको क्या चाहिए था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो ये तो आपको क्या करेंगे, वो सॉल्यूट दे दिया उन्होंने ग्राम में और वॉल्यूम दे दिया ml में, इसको आपने उसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो सॉल्यूट का मास से मोल निकालना है, कैसे निकालते हैं, मास को मोल में कन्वर्ट करना है। आपको पता है वो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास वाला आ गया ना, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर का वेट 1 मोल के बराबर होता है, तो उधर हमने निकाला था ये। तो मोल्स किससे किसके बराबर होंगे, इसके मोल्स होंगे मास इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जिसमें ये होगा, तो मोल्स उसके हम निकाल लेंगे। मोल्स निकाल लिए। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें किस में चाहिए था, लीटर में चाहिए था, मगर इधर किस में दे दिया, ml में। अब आपको ये तो पता है ml और लीटर में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, 1 लीटर में 1000 ml। अब ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, वही यूनिटरी मेथड दोबारा से आ गया। क्या करेंगे, 1 लीटर 1000 ml, आपको क्या चाहिए, ml को लीटर में कन्वर्ट करना, इसको ले आओ नीचे 1000 को 1/1000 है ना, 1 ml इजकल टू 1/1000 लीटर। आपको v ml है, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर लो, v v, तो v ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा v/1000। तो अगर इसको आपने लीटर में लिखना है तो क्या हो जाएगा v/1000 लीटर। ओके, ये चीजें भर दो फिर। अच्छा यहां से सिंपली निकल जाती है तो सीधी उधर उसको भर दो, या तो इस फार्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको मास और ml में दिया हुआ वॉल्यूम सोल्यूशन का, तो ये क्या हो गया, मास हमने ma, ठीक है, अपान मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी याद रखना, एटॉमिक मास भी हो सकता है यहाँ पे, और डिपेंड करता है पार्टिकल्स किस नेचर के हैं, ठीक है, एटॉमिक के या मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो अपान, इधर नहीं आएगा, ऊपर करेंगे क्योंकि मेन ये रहेगा, मास अपान मॉलिक्यूलर मास अपान वॉल्यूम 1000। अभी इसको कन्वर्ट, इसको ले जाओ घुमाते हुए ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, अपान 1000 अपान v इन ml। यहाँ पे ये किस में चाहिए, ml में, ml से लाया था ना ये अब लीटर में, ठीक है। तो मास किस में चाहिए, ग्राम में, ठीक है, तो ये मॉडिफाई हो जाएगी। ओके, आ गया ना ये, ठीक है। तो ये मोलैरिटी की डेफिनेशन होगी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। सीधा आपको डेफिनेशन पता है, मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए। अब ये किसी भी तरह से आपको दे सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको खोल के, या ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हो आप इसको, मुझे याद कुछ नहीं रखना है, समझना है इसको, और कई बार भूल जाए तो आप उसको ड्राइव भी कर सकते हो उधर ही, ठीक है। चलो अगली टर्म है हमारे पास मोलैलिटी की। मोलैलिटी को देखते हैं। अच्छा इसको हमने कंपेयर भी करना है, थोड़ा सा रुक जाओ। मोलैलिटी को डिफाइन करना है। देखो मोलैलिटी को डिफाइन करेंगे, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। देखो इधर ध्यान रखने वाली चीज है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो इसको मोलैरिटी के साथ कंपेयर करो, दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इधर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, मगर इधर वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन था और वो भी लीटर में। यहां पे सॉल्वेंट का आपको वेट चाहिए, वो भी केजी में, बात समझे। तो अब वो आप ये दोनों चीजें याद कर लेते हो, इनको छोड़ दो, ये कर लेते हो। मोल्स एक में था मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक था मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलैरिटी की थी या मोलैलिटी की थी। कुछ नहीं करना, ये आर से पकड़ लेना इसको, आर से लीटर में आ जाएगा, लीटर में आर होगा, ठीक है, लीटर मोलैरिटी, ठीक है। तो उसमें चले जाना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ ये याद रखना, इधर ये सॉल्वेंट है, सिर्फ इधर से सॉल्यूट निकाल दिया, सॉल्यूशन में से जब सॉल्यूट निकाल देंगे तो सॉल्वेंट बचेगा, बात समझे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तब सॉल्यूशन बनेगा। इधर आपका सॉल्यूशन था, मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
ओवरऑल वॉल्यूम की बात की गई, इधर सिर्फ सॉल्वेंट की मास की वॉल्यूम की बात की गई है, ठीक है। उसका मास चाहिए आपको, केजी में वो भी, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लीटर में सोल्यूशन चाहिए था, इधर केजी में सॉल्वेंट चाहिए, सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट में, ठीक है। तो अब इसमें भी यही प्रॉब्लम हो सकती है कि सॉल्यूट का आपको मोल्स नहीं दिए, मास दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अगर मास दिया है, मास अपान ए अपान मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और सॉल्वेंट इन केजी, सपोज करो सॉल्वेंट उन्होंने ग्राम में दे दिया आपको, तो क्या करोगे, सॉल्वेंट ग्राम में दे दिया, मास ऑफ, अच्छा इसका डब्ल्यू में कर लो, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट एम से डिनोट किया और मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने डब्ल्यू से डिनोट कर लिया, ठीक है। ये ग्राम में दिया है तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे उधर एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड किया था ना, तो इधर आपको क्या करना, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए कर लिया। अब इसको घुमा लो, घुमा लेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, वेट इन ग्राम, ये सॉल्वेंट का वेट है, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको साफ कर लो, हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपको मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है मोलैरिटी से, देखो जो वॉल्यूम होता है वो चेंज कर जाता है। देखो सपोज करो कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कर रहे हो, ठीक है, और यूजली गैसेस के लिए कर रहे हो, उसमें भी मोलैरिटी को डिफाइन करेंगे हम, मगर गैसेस जो होगी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मोलैरिटी सेम मोल्स के लिए, मोलैरिटी सेम अमाउंट के लिए, मास के लिए मोलैरिटी जो होगी वो डिफरेंट कर जाएगी, क्यों, क्योंकि आप उसका वॉल्यूम ले रहे हो और वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो उसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, मोलैलिटी ले लेते हैं। मोलैलिटी लेके क्या होगा, क्योंकि दोनों में मास से ही है ना, तो मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, ठीक है। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है उन चीज़ों में, एक्सपेरिमेंटल जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं गैसी सोल्यूशन के लिए, या कोई ऐसा सोल्यूशन है जो एक्सपैंड कर जाता है टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उसका फर्क ना आ जाए, ठीक है। अगर वॉल्यूम सपोज करो इंक्रीज कर गया तो आपको सेम अमाउंट से आपको मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज़ बढ़ गई है ना, तो वो चीज़ कम हो जाएगी, मगर एक्चुअल में कम नहीं हुई है, सिर्फ आपको फर्क किसका पड़ा, वो टेम्परेचर का इंपैक्ट होके मोलैरिटी को डिक्रीज कर गया है। होना किसे चाहिए था, वॉल्यूम का एक्चुअली, तो वॉल्यूम इधर एक्सपैंड किया हुआ, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तभी मोलैरिटी के बारे पूछ भी लेते हैं, मोलैरिटी की क्या एडवांटेजेस है मोलैरिटी की वजह में, ठीक है, क्यों प्रेफर की जाती है। तो इसमें दोनों में मास लिया जाता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट और मास ऑफ द सोल्यूट या मोल ऑफ द सोल्यूट्स, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर और प्रेशर से, मोलैरिटी को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये होगी आपको कंसंट्रेशन टर्म। इसमें एक कंसंट्रेशन टर्म बचती है हमारी नॉर्मेलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। देखो इसमें सिंपल सा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। देखो ये सिंपल सा है, सिर्फ ये चीज आपके लिए नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये मोलैरिटी की तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर है ना। उधर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मगर नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा फर्क आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो अभी हमें सिर्फ ये चीज देखनी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या चीज है, ठीक है, फिर इसको इधर जाके फिट करेंगे उनको। पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट देख लेते हैं। देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है, ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास। अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में तो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, सिंपल मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करते थे, ठीक है, ये वही चीज है। इस चीज को अगर इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता
तो हम सीधा लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सिंपल। मगर यहां पे एक नई टर्म आ गई, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास, अब ये चीज देखनी पड़ गई हमें। अब तीसरी चीज में आ जाता है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास। देखो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास, और ये इक्विवेलेंट एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं अगर वो एटॉमिक फॉर्म में सॉल्यूट होगा कोई तो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास होगा आपका मॉलिक्यूलर मास अपन, इसको आप एक टर्म से डिनोट कर दो, एक्स फैक्टर। अब मैं सिर्फ आपको एक्स फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करूंगा। एक सिर्फ टर्म है एक्स फैक्टर, इससे डिवाइड करना। जब मॉलिक्यूलर मास को एक्स फैक्टर, या ये टर्म कहीं से मिलेगी नहीं आपको, मैंने खुद ही लिख दी ताकि आपको इजिली याद रह जाए। ठीक है, एक्स एक आपने फैक्टर ढूंढना है, ये एक्स, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो वो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, और इस इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास से आप नॉर्मल मास को डिवाइड करोगे तो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहां तक पहुंचेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो होता है मॉलिक्यूल का, उसको आप एक्स फैक्टर से डिवाइड कर लोगे। अब देखो ये चीज क्या है, ये कहां से आएगी हमारे पास। देखो हमारे पास जो सॉल्यूट होगा, अगर इस एक्स की वैल्यू बताता हूं मैं आपको, इधर आ जाओ। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू देखो, वो डिपेंड करेगी सॉल्यूट किस तरह का है। अगर सॉल्यूट आपका कोई एसिड है, अगर आपका सॉल्यूट कोई एसिड है, उसके लिए एक्स की वैल्यू होगी उसमें कितने एच पॉजिटिव, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस वो डोनेट कर सकता है, मींस कितने एच पॉजिटिव आयंस वो रिलीज कर सकता है। जैसे HCl होगा हमारा, तो HCl में H कितने मिलेंगे आपको, देखो एसिडिटी की, जो एसिड होता है उसकी एसिडिटी कैसे डिफाइन होती है, वो H पॉजिटिव को डिनोट करता है, डोनेट करता है, H पॉजिटिव डोनेट करता है, दैट इज नोन एज एसिड। और बेस जो OH नेगेटिव आयन को डोनेट करता है, दैट इज बेस। ठीक है, वैसे अगर आपका सॉल्यूट एसिड है, अगर वो एक H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो उसके लिए X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ H पॉजिटिव 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे H2SO4 है, देखो यहां पे जो एसिड है वही लिख लेते हैं हम, इसके लिए ये 2 H पॉजिटिव लूज करेगा, तो इसके लिए X की वैल्यू, अगर आप इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकालना होगा, तो उसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 और डिवाइड करोगे X के साथ, X इधर क्या आ जाएगा H2SO4 के साथ 2, क्योंकि H पॉजिटिव कितने डोनेट करेगा वो 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास एसिड जो है, और कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड हो गया, जैसे H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, इधर से 3 H पॉजिटिव निकलते हैं, इधर से 2 निकलते हैं, तो जितने H पॉजिटिव वो रिलीज करेगा उसके बराबर X की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने वो वैल्यू पर देनी है। मींस अगर सपोज करो फास्फोरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास चाहिए। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, फास्फोरिक एसिड का पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, तो फिर आप देखोगे ये एक एसिड है, एसिड में ये कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, 3, तो इसके मॉलिक्यूलर मास को 3 से डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास। बस इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो अब ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो मास ऑफ द सॉल्यूट है फास्फोरिक एसिड का जो मास होगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सिंपल। ठीक है, फास्फोरिक एसिड ये एसिड है, नॉर्मली यही वाले एसिड यूज होंगे, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो यूजली एक ही H पॉजिटिव देगा आपको। ठीक है, मगर वो होगा नहीं आपको। ठीक है, एसिड के लिए X की वैल्यू कितनी रहेगी, वो डिपेंड करेगा वो कितने H पॉजिटिव लूज करेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास यहां पे सॉल्यूट जो है वो एक बेस है, सॉल्यूट एक बेस है,
तो बेस डिपेंड करेगा, एक्स की वैल्यू फिर क्या डिपेंड करेगी कि वो कितने ओ एच नेगेटिव आयंस लूज कर सकता है। जैसे NaOH है, इससे कितने OH मिलेंगे आपको, एक। इसके ऊपर इसका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है। और दूसरा है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, OH होल्ट वाइज हो जाता है, तो इससे इधर 2 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो ये एसिड और बेस के लिए आपको एक्स की वैल्यू आ गई। ये नॉर्मलिटी यूजली हम एसिड बेस और साल्ट में ही आपको यूज होगी ये। ठीक है। अगर आपके पास साल्ट होगा तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर जो आपके पास अगर साल्ट है तो साल्ट में आप कैसे पहचानोगे, देखो साल्ट किसका बना होता है हमारे पास, एक उसमें मेटल आयन होता है और काउंटर आयन उसका नेगेटिव नॉन मेटल होता है कोई, जैसे NaCl दैट इज ए साल्ट। साल्ट के लिए जैसे NaCl, ऐसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, दिस इज मेटल आयन, दिस इज नॉन मेटल। ठीक है, ये मेटल। तो साल्ट में हमेशा फर्स्ट जो आपको पॉजिटिव आयन होगा जिसको हम कैटाइन बोलते हैं वो आपको मेटल होगा। ठीक है। तो आपने देखना है कि साल्ट के लिए जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी कि जब साल्ट टूटेगा, साल्ट जब डिसोशिएट होगा तो जो आपका मेटल आयन है उसमें मैक्सिमम कितना चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, वो उसके बराबर एक्स की वैल्यू आएगी। जैसे कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा तो Ca2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन निकालेगा 2 पॉजिटिव हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये एसिड बेस और साल्ट के लिए एक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मिलेगी नहीं कहीं। ये एक्चुअली इधर नीचे लिखते हैं इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, एसिड के लिए लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी हो गया कि बेस उसके कितने H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, एसिड के कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं एक बेस के द्वारा, उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं। तो उस तरह से इसको डिफाइन किया, मगर आप सिंपली याद रख लो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास अपन किसी एक फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं। वो फैक्टर डिटरमाइन करता है कि वो एसिड है तो एसिड के लिए वो करेगा कितने H पॉजिटिव आयन उसे मिल सकते हैं, बेस है तो कितने OH नेगेटिव आयन मिल सकते हैं, और साल्ट है तो कितना मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो ये आ गया। इसको फिर इधर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। इस चीज को अब रखो, ये इसके लिए मेन चीज थी, हमें यहां के लिए चाहिए थी। अब इधर देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, वो इसके बराबर है मॉलिक्यूलर मास अपॉन, मैं एक्स लिख देता हूं इसको। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर नहीं लगाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर सॉल्यूशन वही मोलैरिटी वाला हिसाब आ जाता है। अगर सॉल्यूशन आपको ml में दिया है तो क्या होता है, वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। ठीक है, ये मेन था, इसको उल्टा करो तो क्या आ जाएगा, इनटू 1000 अपॉन V इन ml। ओके, ये चीज आपकी क्या आ जाएगी, यहां से ये चीज हट जाएगी। ठीक है, इसके बराबर आ गई नॉर्मेलिटी। अब इसको भी आप उल्टा कर सकते हो, तो इधर x से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इंटू मास ऑफ दैट सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। x क्या आ गया, ये बेसिसिटी ऑफ द एसिड, एसिडिटी ऑफ द बेस, और कैटाइन की वैलेंसी या चार्ज डेवलप्स ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द चार्ज डेवलप्स ऑन द कैटाइन इन सॉल्ट। ठीक है, साल्ट में कैटाइन के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा उसके बराबर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, इसके बराबर डिफाइन कर लोगे आप नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें याद रखने वाली है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सिर्फ मोलैरिटी से क्या डिफाइन करता है, डिफर करती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, उधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सिंपल। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालने का ये तरीका है। ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ ये डिफरेंस आया है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास को इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस हुआ, तो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाना आपने,
और ये एक्स हो जाएगा बेसिसिटी एसिडिटी, और साल्ट के लिए कैटायन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन टर्म।